आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृक्क में, यकृत में, थायराइड में या क्षुद्रांत में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यकृत में। कुप्फर कोशिकाएं जो हैं वो यकृत में पाई जाती हैं। यकृत में पाई जाने वाली ये मैक्रोफेज होती हैं और शरीर में सबसे अधिक संख्या में मिलने वाले ऊतक मैक्रोफेज ही हैं। ठीक है, इसे पहली बार 1876 में कार्ल विल्हेम वान कुप्फर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही है। और ये कोशिकाएं जो हैं वो जन्मजात प्रतिरक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर ने, जॉन मिशेल ने, आइंस्टीन ने या फिर सत्येंद्रनाथ बोस ने? जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जॉन मिशेल ने। जॉन मिशेल 18वीं शताब्दी के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित किया, जिससे ब्लैक होल की जानकारी का मार्ग प्रशस्त होता है। जबकि मिशेल ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग करके कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड के द्वारा 1916 में इसके अस्तित्व का अनुमान लगाने से 130 वर्ष पहले ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, वाट या फिर कूलाम? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कूलाम। इसका आंसर जो है वो डी है, कूलाम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वो है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि कौन से अम्ल प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? जैसे मिथेनोइक अम्ल नींबू, एसिटिक अम्ल सिरका, टार्ट्रिक अम्ल इमली, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मेथेनोइक अम्ल नींबू। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ना कि मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल जो है वो बिच्छू के डंक में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टे दूध में यानी दही में लैक्टिक अम्ल, नारंगी में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, चींटी और बिच्छू में मेथेनोइक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जिंक ऑक्साइड? जो इसका सही जो आंसर है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बी, ए ऑप्शन सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कहें हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कहें सोडियम बाइकार्बोनेट। यह कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत है और इसलिए इसके उपयोग बेकिंग पाउडर, उत्सर्जक, लवण और पेय पदार्थों तथा शुष्क रासायनिक आग को बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है? डॉल्फिन, चमगादड़, हाथी या फिर डॉल्फिन चमगादड़ दोनों? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, डॉल्फिन और चमगादड़ दोनों। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कि यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं और दिसंबर में 20 उत्तरी और 25
उत्तरी अक्षांशों के बीच या आसपास स्थित होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है, क्योंकि विषुवत वृत्त पर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं और इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठती है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा है जुलाई के महीने में ये हवाएं 20 से 25 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, ठीक है, और दिसंबर में 20 से 25 अक्षांशों के आसपास होती हैं और इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं, ठीक है। और यह जुलाई में, दिसंबर में नहीं होता है, यह जुलाई में होता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, इस वर्षा में केरल और आसपास के क्षेत्र में काफी के फूल खिलते हैं जिन्हें कहा जाता है मैंगो सावर, ब्लॉसम सावर, नार्वेस्टर या फिर लू। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ब्लॉसम सावर। बी ऑप्शन, ब्लॉसम सावर। मैंगो सावर आम्ल वर्षा को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती, जो केरल के तटीय और कर्नाटक में यह आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्ल वर्षा कहते हैं, जो केरल और कर्नाटक में होती है। फूलों वाली वर्षा जिसे ब्लॉसम ब्लॉसम सावर कहते हैं, यह इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा के उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के कॉफी के या कहवा के फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। नार्वेस्टर जो है एक लू है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मर्मगांव बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कोचीन बंदरगाह भी इसे कहते हैं, या बिंबनाद कयाल के शीर्ष पर स्थित अरब सागर की रानी के रूप में लोकप्रिय है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सुएज कोलंबो मार्ग के नजदीक होने के कारण इस बंदरगाह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुगा घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लद्दाख, ठीक है। पुगा घाटी साल्ट लेक घाटी से 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के चांगथांग घाटी में स्थित है, इसलिए बी सी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है? 1901 से 21, 1921 से 51, 1951 से 81, 1981 से 2000। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1921 से 51। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं और इस परिवर्तन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्रावस्था, जो 1901 से लेकर 1921 तक रही। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। दूसरी जो अवस्था थी वो 1921 से 1951 तक रही। इस जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में आता है। इस अवधि में जन्म दर अधिक थी, जिससे मृत्यु दर भी, मतलब इसमें जो थी वो जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो स्थिर थी। और जो थर्ड थी वो 1951 से 81 थी। इसे भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि में मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में वृद्धि हुई। और जो चौथी जो आई थी 1981 के बाद से वर्तमान तक चल रही है, इसमें वृद्धि दर ऊंची बनी रही लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए जिन्होंने जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका सही जो मिलान करना है वो आपका है नंबर 1 पे जो आएगा
वो है आपका पश्चिम बंगाल। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 केरल, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं जिन्हें औस, अमन और बोरो कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? वैतरणी, इंद्रायणी, कन्हार या फिर वंशधारा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इंद्रायणी। क्योंकि इंद्रायणी का उद्गम महाराष्ट्र के लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वतमाला में कुरवंडे से होता है और भीमा नदी की सहायक नदी है। वंशधारा का उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले से होता है और यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बहती है। फिर है वैतरणी जो है उड़ीसा के क्योंझर जिले के गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। कन्हार जो है सोन नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है और कन्हार नदी जो है का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ से होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है जिसमें धातु और उनके अयस्कों से जुड़े हुए हैं, इनको मिलाना है कि एल्युमिनियम का क्या है, आयरन का क्या है, तांबा का क्या है और जिंक का क्या है। तो इसका जो सही सम्मेलन है वो आपका है एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसे हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। आयरन जो है इसे हम सिडेराइट के नाम से जानते हैं और तांबे को पायराइट के नाम, तांबे का जो अयस्क है उसमें कॉपर भी आता है, पायराइट भी आता है, मैलाकाइट भी आता है, क्यूप्राइट भी आता है, कॉपर भी आता है और कॉपर ग्लास भी आता है। तो इसमें मैलाक्लाइट दिया हुआ है, इस तांबे का जो है मैलाक्लाइट हो जाएगा। और जिंक का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेड या स्फेलेराइट, कैलामाइन और जिंकाराइट होते हैं। तो जिंक का जो है वो आपका है स्पेलराइट, मतलब जिंक का स्पेलराइट है। जैसे पारा का सिनेबार और कैलोमोल है, चांदी का अर्जेटाइट और क्लोरोगिराइट है, ठीक है। तो टिन पायराइट और कैस्टेराइट है, ये सब एक दूसरे अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतित शैल का उदाहरण है? बालुकास, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या पेग्माटाइट। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्वार्टजाइट। ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी की जो पलपटी है या चट्टानों से मिलकर बनी है और चट्टानों का निर्माण जो है वो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनता है। खनिज और शैल जो है वो कठोर और नरम दोनों अनेक रंगों की हो सकती है और इसलिए जो कायांतित शैल जो है चट्टानी 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतित। कायांतित चट्टान जो है उसमें फाइलाइट आते हैं, सीस्ट आता है, नीस आता है, क्वार्टजाइट आता है और संगमरमर आता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि अनुच्छेद से संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 163 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 163 जो है वो ये बताता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 153 में दिया गया है राज्यपाल से संबंधित प्रावधान, ठीक है। अनुच्छेद 169 में दिया गया है कि राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और उसका हटाया भी जा सकता है। और 172 में जो दिया गया है वो है राज्य के विधानमंडलों की अवधि। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।